तो आज के इस गहराई से विश्लेषण वाले सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा के लिए जो दस्तावेज चुना गया है ना, वो दिखने में भले ही बस एक छोटी सी स्लाइड या मतलब एक क्विक रिवीजन दस्तावेज जैसा लगे। पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। असल में ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 6 की विज्ञान की किताब का एक बहुत ही शानदार और संक्षिप्त सार है जी। और सबसे बड़ी बात, इस दस्तावेज में पूरे एक अध्याय की सबसे जरूरी जानकारी को मात्र 5 मुख्य बिंदुओं में समेट दिया गया है। ये बहुत ही कमाल का दस्तावेज है ना? और ये चर्चा विशेष रूप से उन सभी समर्पित उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बहुत गंभीर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, टीआरई हो गया, सीटीईटी है या फिर अलग अलग राज्यों की टीईटी परीक्षाएं। बिल्कुल। और अक्सर देखा जाता है कि इन परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के मन में विज्ञान को लेकर एक तरह की घबराहट होती है। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें तो बस मुश्किल तथ्यों को रटना ही होगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सही कहा। इसलिए आज इस दस्तावेज के हर एक बिंदु को बिल्कुल एक शिक्षक के नजरिए से खोला जाएगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि परीक्षा में इन बुनियादी अवधारणाओं पर किस तरह की घुमावदार सवाल बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही दिशा है। देखिए, एक अनुभवी शिक्षक के तौर पर मेरा ये मानना है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं की चार दीवारी तक सीमित कोई विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया का एक तार्किक विश्लेषण है। और जब बात शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की होती है ना, तो परीक्षक ये कभी नहीं जांचता कि किसी ने एनसीईआरटी की कितनी लाइनें रटी हैं। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये परखा जाता है कि क्या भावी शिक्षक उन बुनियादी अवधारणाओं को इतनी गहराई से समझते हैं कि वो कल को कक्षा में छोटे बच्चों के सामने उन्हें एकदम सरलता से पेश कर सकें। और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है। जी। इस त्वरित संशोधन दस्तावेज के जो 5 बिंदु हैं, वे असल में जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान की एकदम मजबूत नींव हैं। तो आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य बस यही होगा कि इन तथ्यों का विश्लेषण किया जाए और परीक्षा के पैटर्न को डिकोड किया जाए। तो बिना किसी देरी के इस दस्तावेज के पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में है। सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि भोजन के आधार पर जीवों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, बताइए। सतही तौर पर देखने पर यह बहुत ही साधारण जानकारी लगती है, मतलब वही जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो यह पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है। एकदम सही बात है। ये वर्गीकरण जीवों की शारीरिक संरचना या उनके रहने के स्थान पर आधारित नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक कहा। ये वर्गीकरण ना विज्ञान शिक्षण की बिल्कुल शुरुआत है। जब शिक्षक कक्षा में इसे पढ़ाते हैं तो सबसे आसान तरीका शब्दों के मूल अर्थ को तोड़ना होता है। जैसे शाकाहारी के लिए? हाँ, शाकाहारी वे जीव हैं जिनका पूरा का पूरा आहार केवल पेड़ पौधों या वनस्पति उत्पादों पर निर्भर होता है, जैसे कि गाय हो गई, बकरी या हिरण इसके एकदम स्पष्ट उदाहरण हैं। और मांसाहारी? इसके विपरीत मांसाहारी जीव केवल अन्य जानवरों के मांस पर निर्भर होते हैं, जैसे शेर या बाघ। उनके शरीर की पूरी कार्यप्रणाली, मतलब उनके दांतों की बनावट और उनका पाचन तंत्र केवल मांस को पचाने के लिए ही अनुकूलित होता है। और तीसरी श्रेणी जो इंसानों की भी है? बिल्कुल। तीसरी श्रेणी जो कि सर्वाहारी है, वो सबसे लचीली होती है। इसमें वे जीव आते हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खा सकते हैं, जैसे कि मनुष्य, भालू या फिर कौवा। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसे सवालों में परीक्षार्थी बहुत भ्रमित भी होते हैं। जी हाँ, क्योंकि परीक्षक सीधे तौर पर यह नहीं पूछते कि गाय क्या है। वे सवाल को घुमा देते हैं। एकदम। वे सवाल को इस तरह से घुमाते हैं कि जीव विज्ञान में जीवों को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में वर्गीकरण करने का प्राथमिक आधार क्या है। और विकल्पों में बहुत सी भटकाने वाली चीजें होती हैं। हाँ, विकल्पों में जीवों का प्राकृतिक आवास, उनकी शारीरिक बनावट, उनका रंग और उनकी भोजन की आदतें दी जाती हैं। परीक्षा के दबाव वाले माहौल में कई बार उम्मीदवार आवास या शारीरिक बनावट को चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जंगल में रहने वाले जीव ही तो मांसाहारी होते हैं, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। बिल्कुल। लेकिन सही उत्तर हमेशा भोजन की आदतें ही होगा।
इस बुनियादी अवधारणा को बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन के सवालों को हल करने में मदद करती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। तो भोजन की आदतों पर आधारित इस वर्गीकरण से आगे बढ़ते हुए अब दस्तावेज के दूसरे बिंदु की ओर रुख करते हैं, जो कि पौधों की दुनिया से जुड़ा है। हाँ, पौधों की दुनिया और उनकी शारीरिक रचना से जुड़ा है। इसमें बताया गया है कि आकार के आधार पर पौधों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: शाख, झाड़ी और वृक्ष। इसके साथ ही एक बहुत ही विशिष्ट शारीरिक संबंध का उल्लेख किया गया है। मूसला जड़ का संबंध जालिका शिरा विन्यास से होता है। ये एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। हाँ। शाख, झाड़ी और वृक्ष का वर्गीकरण तो स्पष्ट समझ में आता है। मतलब छोटे, हरे और कोमल तने वाले पौधे शाख या हर्ब्स कहलाते हैं। मध्यम आकार के और जमीन के पास से शाखाएं निकालने वाले पौधे झाड़ियां यानी श्रब्स होते हैं। जी, और जो मोटे भूरे तने वाले ऊंचे पौधे होते हैं वे वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये जड़ और पत्तियों की बनावट का जो संबंध दस्तावेज में दिया गया है ना, वो बहुत गहरा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वह है प्रकृति के भीतर मौजूद एक निश्चित पैटर्न, जिसे विज्ञान की भाषा में मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहा जाता है। देखिए, विज्ञान केवल उन चीजों का अध्ययन नहीं है जो सामने से सीधे दिखाई देती हैं, बल्कि यह सहसंबंधों को मतलब कनेक्शंस को पहचानने की क्षमता भी है। आइए इसे परीक्षा के स्तर पर समझते हैं। बिल्कुल। पत्तियों पर मौजूद नसों या जो बारीक रेखाएं होती है ना, उनकी सजावट को शिरा विन्यास कहा जाता है। जब किसी पत्ती पर ये रेखाएं एक जाल या नेटवर्क जैसी संरचना बनाती हैं, जैसा कि पीपल या गुलाब की पत्ती में आपने देखा होगा, तो इससे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। और इसका सीधा संबंध जमीन के नीचे मौजूद जड़ की प्रणाली से होता है, जिसे बिना पौधे को उखाड़े जाना जा सकता है। बिल्कुल यही बात है। प्रकृति ने इन दोनों के बीच एक अचूक संबंध स्थापित किया है। क्या बात है। जिस भी पौधे की पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास होता है, उसकी जड़ हमेशा मूसला जड़ या टैपरूट ही होती है। और ये मूसला जड़ असल में क्या है? मूसला जड़ वो होती है जिसमें एक मुख्य मोटी जड़ जमीन में बिल्कुल गहराई तक जाती है और उसमें से छोटी छोटी पार्श्व जड़ें मतलब साइड की जड़ें निकलती हैं, जैसे कि गाजर या मूली में आसानी से देखा जा सकता है। अच्छा, तो पत्तियों का डिजाइन देखकर जड़ का पता चल जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा तथ्य है जो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है। इस कंसेप्ट को जरूर याद रखें। हाँ, क्योंकि मिलान करने वाले सवाल आते हैं। एकदम। सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में अक्सर मैचिंग वाले सवाल आते हैं, या फिर कोई स्थिति दे दी जाती है कि एक छात्र ने बगीचे में एक ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियों पर जालीदार डिजाइन था, तो उस पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी? तो जो उम्मीदवार इस सहसंबंध को समझते हैं वे बिना समय गंवाए मूसला जड़ का विकल्प चुन सकते हैं। जी, ये विज्ञान को रटने के बजाय उसके प्राकृतिक डिजाइन को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह विश्लेषण वाकई इस बात को साबित करता है कि कक्षा 6 की विज्ञान की किताब भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितनी गहराई समेटे हुए है। बिल्कुल सही कहा। तो पौधों की स्थिर दुनिया से निकलकर अब सजीवों में गति के रहस्य को उजागर करने वाले तीसरे बिंदु पर विचार करते हैं। गति मतलब मूवमेंट। हाँ, दस्तावेज के अनुसार कंकाल और पेशियां जीवों में गति करने में सहायक होती हैं। इसके साथ ही पक्षियों के संदर्भ में एक बहुत ही विशेष तथ्य दिया गया है। वायु प्रकोष्ठ वाला तथ्य। हाँ, वायु प्रकोष्ठ या एयर सैक्स। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब गति की बात आती है तो कंकाल शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है और पेशियां उस ढांचे को खींचकर गति उत्पन्न करती हैं। जी, ये तो बुनियादी बात है। ये तो स्तनधारियों और मनुष्यों में एकदम स्पष्ट रूप से देखा जाता है। लेकिन पक्षियों के मामले में उड़ान भरने के लिए केवल हड्डियों और मांसपेशियों से काम नहीं चलता। उनके लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हवा में टिके रहना एक अलग ही तरह की चुनौती है। बिल्कुल, ये जीव विज्ञान में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का एक उत्कृष्ट विषय है। पक्षियों का शरीर उड़ान के लिए पूरी तरह से एरोडायनामिक और बहुत हल्का होना चाहिए। अगर उनकी हड्डियां मनुष्यों की तरह ठोस और भारी होंगी तो मांसपेशियों के लिए उन्हें हवा में उठाना तो असंभव हो जाएगा, एकदम नामुमकिन। इसीलिए विकासवाद ने पक्षियों को खोखली हड्डियां दी हैं। लेकिन केवल खोखली हड्डियां काफी नहीं हैं। उड़ान के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा और निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यहीं पे शायद वे वायु प्रकोष्ठ अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनका जिक्र इस स्लाइड में किया गया है। सटीक विश्लेषण। पक्षियों के श्वसन तंत्र में फेफड़ों के साथ साथ हवा की थैलियां जुड़ी होती हैं। इन्हीं को वायु प्रकोष्ठ कहा जाता है। पहला,
ये पक्षी के पूरे शरीर के घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे शरीर एकदम हल्का हो जाता है और हवा में उछाल या जिसे बोयंसी कहते हैं वह प्राप्त करने में मदद मिलती है। बहुत खूब। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह यह है कि ये वायु प्रकोष्ठ ये सुनिश्चित करते हैं कि सांस लेते और छोड़ते समय दोनों ही अवस्थाओं में फेफड़ों को ताज़ी ऑक्सीजन मिलती रहे। अच्छा, दोनों अवस्थाओं में? हाँ, ये एक बहुत ही जटिल श्वसन प्रणाली है और परीक्षा के लिहाज से यह एक अति महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें सवाल कैसे बनते? अक्सर सीधा सवाल पूछा जाता है कि पक्षियों में वायु प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य क्या है। विकल्पों में शरीर को गर्म रखना, भोजन पचाना या शरीर को हल्का बनाकर उड़ने में मदद करना शामिल हो सकता है। तो स्पष्ट वैचारिक समझ रखने वाले उम्मीदवार तुरंत पहचान लेंगे कि यह उड़ान के लिए एक शारीरिक अनुकूलन है। हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की इन अहम अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अब दस्तावेज के चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो रसायन विज्ञान और भौतिकी से जुड़ा है। जी, यह बिंदु पदार्थों के पृथक्करण यानी मिश्रण में से अशुद्धियों या अलग-अलग घटकों को अलग करने की विधियों पर केंद्रित है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बिल्कुल। स्रोत में 4 मुख्य विधियों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है: चालन, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन। ये सभी शब्द थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में इन भारी भरकम शब्दों को कक्षा में दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ जोड़ना ही असली चुनौती होती है। बिल्कुल, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन्हीं दैनिक उदाहरणों को परिदृश्यों के रूप में पूछा जाता है। हाँ, आइए इन चारों विधियों का एक-एक करके वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ठीक है। सबसे पहले है चालन या सीविंग। ये विधि तब इस्तेमाल की जाती है जब मिश्रण में मौजूद घटकों का आकार अलग-अलग होता है। जैसे छलनी का इस्तेमाल? एकदम सही। एक छलनी का उपयोग करके बड़े कणों को छोटे कणों से अलग किया जाता है। रसोई में आटे से भूसी अलग करना या निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ अलग करना चालन के बेहतरीन उदाहरण हैं। यानी यहाँ आकार का अंतर पृथक्करण का मुख्य आधार है। जी। और फिर निस्यंदन या फिल्ट्रेशन में क्या होता है? निस्यंदन तब काम आता है जब कोई ठोस पदार्थ किसी तरल पदार्थ में घुला हुआ नहीं होता, बल्कि उसमें निलंबित या सस्पेंडेड होता है। मतलब वो पूरी तरह से मिला नहीं होता। हाँ, एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके उस ठोस अशुद्धि को तरल से अलग किया जाता है, जैसे चाय की छलनी से चाय पत्ती को अलग करना या फिर गंदे पानी को सूती कपड़े से छानकर साफ करना। ये सब निस्यंदन की प्रक्रियाएं हैं। समझ गई। तरल पदार्थ फिल्टर से गुजर जाता है और ठोस कण पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद वाष्पन या एवापोरेशन की बात आती है, जब मिश्रण में कोई ठोस पदार्थ तरल में पूरी तरह घुल चुका हो। जैसे पानी में नमक? हाँ बिल्कुल, पानी में नमक। तो उसे चालन या निस्यंदन से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो फिल्टर से भी पार हो जाएगा। एकदम सही। ऐसे में तरल को गर्म किया जाता है। तरल पदार्थ ऊष्मा पाकर गैस या वाष्प में बदल जाता है और उड़ जाता है, जबकि जो ठोस पदार्थ है वो पीछे बर्तन में ही बच जाता है। और चौथी विधि संघनन या कंडेंसेशन है। ये तो वाष्पन की ठीक विपरीत प्रक्रिया प्रतीत होती है। एकदम सही। जब गैस या वाष्प किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो वो अपनी ऊष्मा खो देती है और वापस तरल अवस्था में बदल जाती है। जैसे ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें? हाँ, या उबलते हुए पानी के बर्तन पर रखी ढक्कन की प्लेट पर पानी की बूंदों का जमा होना, ये संघनन का ही परिणाम है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीटीईटी में तो इस पर बहुत सवाल आते हैं। जी, सीटीईटी में अक्सर एक जटिल स्थिति दी जाती है। जैसे एक सवाल आता है कि रेत और नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए किन विधियों का क्रमानुसार उपयोग किया जाएगा। ये ट्रिकी है। हाँ, उम्मीदवारों को यह समझना होता है कि पहले रेत को अलग करने के लिए निस्यंदन किया जाएगा और फिर पानी से नमक अलग करने के लिए वाष्पन का प्रयोग होगा। इन चारों विधियों के बीच का अंतर और उनके उपयोग की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। इस तरह के परिदृश्य आधारित सवालों को हल करने के लिए सिद्धांतों की गहरी समझ ही काम आती है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस त्वरित संशोधन दस्तावेज के आखिरी और 5वें बिंदु पर पहुंच गए हैं, जो बहुत ही खास है। हाँ, ये बिंदु असल में 2 अलग-अलग वैज्ञानिक शाखाओं को छूता है। इसका पहला हिस्सा भौतिकी से जुड़ा है, जो बताता है कि धातुएं विद्युत चालक होती हैं, जबकि रबर और प्लास्टिक रोधक होते हैं। वहीं इसका दूसरा हिस्सा पर्यावरण विज्ञान से जुड़ता है, जो ये स्थापित करता है कि वाष्पन और संघनन जल चक्र के आधार हैं।
ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जिन वाष्पन और संघनन की प्रक्रियाओं को अभी हमने प्रयोगशाला या रसोई के संदर्भ में समझा था, वही प्रक्रियाएं अब एक वैश्विक प्राकृतिक चक्र के रूप में सामने आ रही हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ विज्ञान का सबसे सुंदर पहलू उभर कर सामने आता है, नियमों की सार्वभौमिकता। वो कैसे? पहले विद्युत वाले हिस्से का विश्लेषण करते हैं। विद्युत चालक वे पदार्थ हैं जो अपने भीतर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉनों को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। जैसे तांबा या लोहा? हाँ, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा जैसी धातुएं इसका आदर्श उदाहरण है। इसके ठीक विपरीत रोधक या इंसुलेटर वे पदार्थ हैं जो इस प्रवाह में भारी प्रतिरोध पैदा करते हैं, जैसे रबर, लकड़ी या प्लास्टिक। इसीलिए तारों पर रबर की कोटिंग होते हैं। बिल्कुल, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बिजली के तारों को धातुओं से बनाया जाता है और उनके ऊपर प्लास्टिक या रबर की परत चढ़ाई जाती है। ये तो एक सीधी अवधारणा है। लेकिन जो हिस्सा इस बिंदु को सबसे खास बनाता है वो है जल चक्र के साथ वाष्पन और संघनन का जुड़ना। प्रयोगशाला की छोटी सी परखनी से निकलकर ये सिद्धांत पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर कैसे लागू होता है? यहीं पर एक शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, सूक्ष्म को स्थूल से जोड़ना। चौथे बिंदु में जो वाष्पन और संघनन पृथक्करण की विधियां थीं, वही प्रकृति का अपना फिल्ट्रेशन प्लांट है। बहुत ही सुंदर उपमा है। देखिए, सूर्य की अपार ऊष्मा महासागरों, नदियों और झीलों के पानी को लगातार गर्म करती है, जिससे पानी वाष्पित होकर गैस बन जाता है। इस वाष्पन की प्रक्रिया के दौरान समुद्र के खारे पानी में मौजूद सारा नमक और अन्य अशुद्धियां नीचे ही रह जाती हैं। अरे वाह, यानी प्राकृतिक वाष्पन। जी, केवल बिल्कुल शुद्ध पानी की वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठती है। यह प्रकृति की अपनी वाष्पन विधि है। जब ये वाष्प वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर पहुंचती है, जहां तापमान बहुत कम होता है, तो ये ठंडी होकर वापस पानी की नन्ही बूंदों में बदल जाती हैं। यही बूंदें मिलकर बादलों का निर्माण करती हैं। और ये प्रकृति की संघनन विधि हो गई। एकदम सही, यह प्रकृति की संघनन विधि है। और अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण यही शुद्ध पानी बारिश के रूप में धरती पर वापस आता है। क्या बात है। इस तरह वाष्पन और संघनन केवल पाठ्यपुस्तक के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वे दो पहिए हैं जिन पर पूरी पृथ्वी का जल चक्र घूम रहा है। परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है कि बादलों का निर्माण किस वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है, तो वहां जवाब संघनन होगा। जी, वहां उम्मीदवारों को बिना किसी संदेह के संघनन का चुनाव करना चाहिए। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस संपूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि विज्ञान को अलग अलग टुकड़ों में नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल नहीं। जीवों के भोजन की आदतों से लेकर पौधों की जड़ों की संरचना, पक्षियों के उड़ने की तकनीक, पदार्थों को अलग करने के भौतिक नियम और अंततः पूरे ग्रह को जीवन देने वाले जल चक्र तक का सफर तय किया गया है। एकदम सही सारांश है। शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना ही परीक्षा हॉल में सफलता दिलाता है। बिल्कुल। जब अवधारणाएं इतनी स्पष्ट होंगी तो परीक्षक सवाल को कितना भी घुमा ले, सही उत्तर तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इस बात से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। अवधारणाओं की ये स्पष्टता ही एक सामान्य छात्र को एक बेहतरीन शिक्षक में बदलती है। जी। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि आज जो कुछ भी विश्लेषित किया गया है उसके आधार पर एक बहुत ही समकालीन और गंभीर मुद्दे पर विचार किया जाए। बिल्कुल, बताइए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अभी इस बात पर गहरी चर्चा हुई कि कैसे प्रकृति वाष्पन और संघनन के माध्यम से पृथ्वी के पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करती है। हाँ, वो प्रकृति का फिल्ट्रेशन प्लांट। जी, यह प्रकृति की अपनी एक विशाल आसवन और निस्यंदन प्रणाली है। लेकिन आज जिस तरह से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों तथा औद्योगिक प्रदूषण का स्तर बेतहाशा बढ़ रहा है, तो इन प्राकृतिक पृथक्करण विधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? जब बारिश का वो शुद्ध पानी उन प्रदूषित बादलों और जहरीली हवा की परतों से होकर धरती की ओर गिरता है, तो क्या वो शुद्ध रह पाता है? ये सोचने वाली बात है। क्या मानव जनित प्रदूषण ने प्रकृति के इस अचूक फिल्ट्रेशन सिस्टम को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया है? ये सचमुच एक बहुत ही विचारोत्तेजक और प्रासंगिक सवाल है। ये किताबी विज्ञान को आज की वास्तविक दुनिया के पर्यावरण संकटों से जोड़ने का एक बेहद सशक्त तरीका है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर भावी शिक्षक और विज्ञान के विद्यार्थी को गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि विज्ञान केवल वही नहीं है जो किताबों में लिखा है, बल्कि वो भी है जो हमारे आसपास लगातार घटित हो रहा है और बदल रहा है। बिल्कुल सही।
इस निरंतर बदलती दुनिया को समझने के लिए अपनी विश्लेषणात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ऐसे ही पहना बनाए रखने की आवश्यकता है। आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, वे वैचारिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़े और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहें। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।